नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोग में। चलिए प्यारे बच्चों, हम सेशन शुरू करते हैं। हमारा जो हमने वीडियोस बनाई हैं केमिस्ट्री के ऊपर, उसमें हमारा नेक्स्ट सेशन है विलेन के चलते, सॉल्यूशन के चलते। वो हम पढ़ना चाहते हैं क्या है। आप रेगुलरिटी में इनके नोट्स जरूर बनाना प्यारे बच्चों। हो सकता है कि हम जल्दी आपको किताब भी दें जो MCQs पर होगी, और उसी किताब को भी हम सॉल्व करवाएंगे आपको। तो चलिए, हमारे पास जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या था? एक विलयन था, और विलयन में कणों का आकार और कणों का गैप हमने बता दिया था कि विलयन में जो दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, कम से कम दो घटक का इस्तेमाल होता है। एक आपके पास विलेय है और दूसरा क्या होता है? विलायक। अब विलेय और विलायक दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलयन, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक मेजर कंपोनेंट है, दूसरा माइनर है। फिर हमने ये कहा था कि जो सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज क्या होता है, यानी कण का आकार की जो पार्टिकल साइज रेंज होती है वो आपके पास कितनी होती है? 10⁻⁻⁹ मीटर। इससे छोटी या इसके बराबर, या आप लिख सकते हो 1 नैनोमीटर। ये प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों साइज के चलते, कि जो इनके कणों का आकार और कणों के बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। फिर हम जो पढ़ रहे थे वो कर रहे थे प्यारे बच्चों कि जो आपने दो कंपोनेंट का यूज करना है, यानी दो घटक उठाकर दो घटक लेंगे, किसमें से? पदार्थ की तीन अवस्थाओं में से। कि जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं उनमें से हम कितने घटक उठाएंगे? दो। और उसके चलते हमने कल पढ़ा था 6 टाइप के सॉल्यूशन, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ दिए हैं। अब इनमें से बचे कौन से थे? ये 3 टाइप। कि जैसे हम सॉल्वेंट यानी विलायक ले लेते हैं गैस, और जो विलेय है वो ले लेते हैं हम तीनों। कौन कौन सा? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 आपके पास द्रव, और नंबर 3 आपके पास क्या है? गैस। तो ये विलयन कैसे रहेंगे? जैसे मिट्टी के कण बहुत ही छोटे आकार के हैं, तो रहना क्या है? इसको गैस ही रहना है। तो गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? कि जो धूल मिट्टी के कण हैं, धूल मिट्टी के कण। तो धूल मिट्टी के कण किस में उपस्थित हैं? वायु में। किस में उपस्थित हो? वायु में। तो वो आपके पास एग्जाम्पल किसका है? ठोस प्लस गैस का। और जल वाष्प की जो जल वाष्प बैठे हैं, और वो जल वाष्प किस में बैठे हैं? गैस में। तो जल की बूंदें हवा में लटकी रहती है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंद्रधनुष का बनना। वैसे जल की बहुत छोटी बूंदें हवा में लटकी हो तो उससे क्या बनता है? जल वाष्प प्लस गैस। तो ये कैसा है? फिर से एक गैसीय विलयन होगा। और गैस जमा गैस आपके पास पूरी वायु बैठी है। गैस जमा गैस में क्या बैठी है? पूरी वायु। तो वायु आपके पास गैस प्लस गैस का मिश्रण है। तो ये एक तरह के विलयन है। 9 टाइप के विलयन आए हैं प्यारे बच्चों, हमने 9 के 9 बताए हैं आपको। अब बात आती है कि संतृप्त, असंतृप्त, और एक क्या होती है? अति संतृप्तता। यानी एक होती है सैचुरेशन, एक अनसैचुरेशन, और एक सुपर सैचुरेशन। ये चीजें भी पढ़ी जाती है। बाकी हम पढ़ते हैं इनके लिए एक क्राइटेरिया, कि जैसे जो द्रव है, द्रव के लिए जो विलयन बनता है उससे पहले द्रव के विलयन के लिए कुछ खास गुणवत्ताएं आती है, प्रॉपर्टीज आती है। जो गुणवत्ताएं होती है वो आपके पास कौन कौन सी होती है? तो गुणवत्ताओं में सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों कि द्रव्यमान अनुपात। यानी द्रव्यमान का अनुपात होता है, उसे कहते हैं मास फ्रैक्शन। कि नंबर 1 आप पढ़ेंगे द्रव्यमान अनुपात, यानी इसे कहते हैं हम मास रेशो। क्या बोलते हैं इसे? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन प्यारे बच्चों 2 तरीके से निकालना सिखाएंगे हम आपको। एक जो द्रव्यमान का अनुपात निकलता है वो किसके लिए निकलता है? डायरेक्ट। कि जब आपके पास एक विलेय और क्या होगा? विलायक। विलेय प्लस विलायक जब बैठा है, यानी हमारे पास विलयन बैठा है, विलयन में घटक 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तब हम
द्रव्यमान का अनुपात निकाल सकते हैं, मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा, हम जो मास फ्रैक्शन निकालते हैं वो अणु से निकालते हैं। अणु का मतलब है मॉलिक्यूल से। किससे निकालते हैं? मॉलिक्यूल से निकालते हैं। और मॉलिक्यूल से जब निकालते हैं तो वो किसका निकाला जाता है? तत्व का निकाला जाता है, यानी एलिमेंट का। यानी हमारे पास इस मास फ्रैक्शन को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों? दो तरीके से। जैसे एक डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो ये आप बता सकते हो। वैसे ही आपके शरीर पे जो कार्बन की परसेंटेज होती है उसका भी क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। अभी रिसेंटली एचएससी ने पूछा है, ये धाकड़ केस है जो हमें परसेंटेज के बेस क्वेश्चन आने चाहिए। और वो कौन से परसेंटेज और क्या है, फ्रैक्शन कौन सा होगा, जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान के अनुपात मास फ्रैक्शन दो तरीके के हैं। पहला हमने विलेय और विलायक का निकाला, दूसरा हमने अणु से किसका निकलेगा? तत्व का, जिसमें हमने केस उठाया जैसे यूरिया में परसेंटेज आएगी तो वो इसी के दम पे निकलेगी। तो दूसरी चीज क्या होती है? द्रव्यमान अनुपात प्रतिशतता की, जो द्रव्यमान की अनुपातिक प्रतिशतता पूछी जाती है, तो द्रव्यमान अनुपातिक प्रतिशतता उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम मास फ्रैक्शन परसेंटेज। ये क्या होती है? मास फ्रैक्शन परसेंटेज होती है। तो ये आपके पास कैसे निकाली जाएगी? इन दोनों को हम एक ही साथ कर देते हैं। द्रव्यमान अनुपात होता क्या है? यानी इसे हम लिखेंगे मास फ्रैक्शन, कि द्रव्यमान का अनुपात किस तरीके से निकालें। जैसे आपसे कहे कि एक मिश्रण है जिसमें चीनी और नमक दोनों मिले हुए हैं, पता नहीं है कि चीनी कौन सी है और नमक कौन सा है, जबकि उनके मास दिए होंगे, द्रव्यमान दिए होंगे, तो पूछेगा बताइए इसमें नमक की प्रतिशतता कितनी है और चीनी की प्रतिशतता कितनी है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उसे मास फ्रैक्शन कहते हैं। मास फ्रैक्शन का अर्थ क्या है? कि किसी घटक का द्रव्यमान, किसी घटक यानी एक कंपोनेंट का मास किसी घटक का द्रव्यमान लेंगे और बटे हम क्या लेंगे? मिश्रण का द्रव्यमान। यानी एक तो लेंगे हम घटक का द्रव्यमान और बटे में क्या लेंगे? मिश्रण का द्रव्यमान। इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश में लिखें तो मास ऑफ एनी कंपोनेंट, कि जो मास होगा वो कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन, कि जो मास लेंगे हम वो मिक्सचर का ऑब्लिक किसका लेंगे? सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन में कंपोनेंट दो या दो से क्या हो सकते हैं? ज्यादा। अब जैसे बात आए कि हमारे पास इसकी इकाई क्या होती है, कि जो द्रव्यमान अनुपातिकता है, द्रव्यमान अनुपात है, मास फ्रैक्शन है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये चीज आपके पास क्या होती है? यूनिट लेस होती है। कैसे होती है यूनिट लेस? कि जैसे हमारे पास द्रव्यमान, ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान है, तो जैसे द्रव्यमान ग्राम में था, ये भी किस में है? ग्राम में ले लिया आपने, दोनों कैंसल हो जाएंगे, क्वांटिटी आपकी यूनिट है लेस आएगी, तो सिर्फ एक मात्रा आएगी जिसमें हम क्या निकालेंगे? मास फ्रैक्शन। दूसरी होती है मास फ्रैक्शन परसेंटेज, तो द्रव्यमान अनुपातिक प्रतिशतता। ये आपके पास क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, कि जो आपने द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, यानी द्रव्यमान अनुपातिक प्रतिशतता निकालनी है, तो जो आपने द्रव्यमान अनुपात निकाला है, क्या निकाला है? आपने मास फ्रैक्शन निकाला है। जो आपने द्रव्यमान अनुपातिकता निकाली है, उस द्रव्यमान अनुपातिकता को आप गुणा कर दीजिए किससे? 100 और साथ में लगा दीजिए प्रतिशत। ये होती है मास फ्रैक्शन परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसे? मास फ्रैक्शन परसेंटेज। तो ये चीज होती है प्यारे बच्चों मास फ्रैक्शन परसेंटेज। ऐसे केस आपको याद रखने होंगे। यूरिया का केस खास आता है, वो बताएंगे। अब आपको निकालना सिखाते हैं। देखिए, जैसे कहता है कि कोई मिश्रण है, आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में उसने क्या पाउडर बनाकर आपसे बिना कहे और आपके बिना देखे उसने मिला दिए, और आपसे कहता है कि इसमें आपको चखना नहीं है, बताना नहीं है
कि आपको सिर्फ मास फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? जो बंदा है जिसने इसमें दो चीजें मिलाई है, एक आपके पास चीनी मिलाई है इसमें, और दूसरा उसने कहा कि भाई साहब मैंने नमक मिलाया है। चीनी और नमक बिल्कुल पाउडर है, महीन पाउडर बना के मिलाए गए हैं। कहता है कि चीनी की जो मात्रा है वो है 15 ग्राम और जो नमक की मात्रा है वो है 20 ग्राम। कहता है कि भाई साहब आप इसमें द्रव्यमान अनुपातिकता बताइए चीनी और नमक की। तो द्रव्यमान अनुपातिकता को वैसे लिखा जाता है x से, छोटे x से। पहले हम चीनी की निकाल देते हैं। तो जिसकी भी निकालनी है द्रव्यमान अनुपातिकता, क्या करना है? उसका द्रव्यमान ऊपर। तो चीनी का द्रव्यमान कितना है? 15 ग्राम ऊपर लिखेंगे। नीचे दोनों का टोटल कितना आएगा आपके पास? 35। 5 के पाड़े पे कटते हैं, 5 तिये और 5 साते। वैल्यू कितनी आएगी? 0.4। ये आपके पास वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, किसकी? मास फ्रैक्शन की। किसकी आ गई? चीनी की। तो चीनी का अनुपातिकता द्रव्यमान निकाल दिया, द्रव्यमान अनुपातिकता निकाल दिया। दूसरा किसका पूछता है? नमक का। तो नमक का ऐसे लिखोगे आप कि जो नमक का निकालना है तो फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप क्या करेंगे? एक में से चीनी का जो द्रव्यमान अनुपातिकता है वो घटा दीजिए, क्योंकि दो कंपोनेंट है। एक की प्रतिशतता जो आ जाए या एक का जो फ्रैक्शन आ जाए उसको 100 में से माइनस कर दो, या 1 में से माइनस। प्रतिशत आए तो 100 में से और फ्रैक्शन पूछे तो 1 में से। इसको अब माइनस कर दीजिए तो आपके पास नमक का द्रव्यमान अनुपातिकता मिल जाएगी 1 माइनस 0.4। रिजल्ट कितना आएगा? 0.6। तो दोनों की हमने क्या निकाल दी? द्रव्यमान अनुपातिकता यानी मास फ्रैक्शन। अब इसके साथ है टैग आता है एक कि अगर किसी विलयन में दो घटक हैं, एक विलयन है या मिश्रण है, तो विलयन में दो घटक हैं, दो घटक का कुल द्रव्यमान अनुपातिकता होती है। यानी जो मास फ्रैक्शन टोटल होता है किसी भी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट का, वो कितना होता है? कि मान लीजिए एक की जो मास फ्रैक्शन वैल्यू है, द्रव्यमान अनुपातिकता, वो x1 है और दूसरे की कितनी है? x2। यानी दो घटक है हमारे, एक घटक का द्रव्यमान अनुपातिकता यानी मास फ्रैक्शन कितना? x1, दूसरे का कितना है? x2। पूछा क्या गया है? टोटल कभी भी आ जाए और कौन सी चीज पूछे आपसे? द्रव्यमान अनुपातिकता। ये याद रखनी है प्यारे बच्चों कि आपसे कभी भी टोटल द्रव्यमान अनुपातिकता पूछ ले तो आपने क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर वैल्यू किसके इक्विवेलेंट रखनी है? 1 के। अब इन दोनों में से एक अगर हमें पता है तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं? इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा इजिली जो फाइंड आउट करोगे वो आपके पास क्या होगा? 1 माइनस। जैसे मुझे x1 पता है और मुझे x2 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस x1। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? द्रव्यमान अनुपातिकता यानी मास फ्रैक्शन। हो गया। आगे देखिए प्यारे बच्चों कि अगर हो सकता है किसी विलयन में ऐसे ही अन्य घटक हों, अन्य घटक का मतलब है n कंपोनेंट हो, n कंपोनेंट के अलग अलग अनुपातिक द्रव्यमान या द्रव्यमान अनुपातिकता दिए होंगे, तब बताइए उनका कुल योग क्या होगा। कि मान लीजिए कि आपके पास इस बर्तन में n घटक मिला दिए गए हैं, आपको पता नहीं है। n घटक का अर्थ है कि 2 से क्या हो? ज्यादा ही होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो। जैसे आप शिकंजी बनाते हो, शिकंजी में पानी भी है, चीनी भी है, नमक भी है, रूजा भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, नींबू भी है, नींबू निचोड़ दिया आपने, रस भी है उसका, खटाई भी मिला देते हैं कई लोग। तो यानी बहुत सारा मटेरियल हमने ऐड किया है। तो वो बहुत सारा मटेरियल जब ऐड किया है तो उसमें आपके पास कंपोनेंट क्या है? घटक क्या है? ज्यादा। तो वो कहता है कि इसमें n घटक है। इसमें कितने घटक है? n घटक है। और n घटक जो हैं उनके द्रव्यमान अनुपातिक दिए गए हैं, कि द्रव्यमान अनुपातिक दिए गए हैं। द्रव्यमान अनुपातिक अभी बताया है
क्या होते हैं, मास फ्रैक्शन, कि अ सॉल्यूशन ऑफ मास फ्रैक्शंस आर गिवन, कि सॉल्यूशन के मास फ्रैक्शंस दिए गए हैं। पहले कंपोनेंट का जैसे x1, दूसरे का x2, तीसरे का x3, ऐसे चलते चलते कितने हैं मेरे पास n, तो xn, ये इनके मास फ्रैक्शन गिवन है। तो इसमें कितने कंपोनेंट मिलाए हैं, n, एक, फिर दो, फिर तीन और फिर n, यानी इनका द्रव्यमान कितना है, जैसा पहला है, पहले का द्रव्यमान है W1, दूसरे का द्रव्यमान W2, तीसरे का द्रव्यमान W3 और nth का कौन सा है, Wn। वो आपसे कहता है किसका कुल द्रव्यमान अनुपातिकता कितनी होगी, तो कुल जो द्रव्यमान अनुपातिकता होगी, यानी टोटल जो मास फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, तो कुल जो अनुपातिकता निकालेंगे उसको हम लिखेंगे यूं, x1 प्लस x2 एंड शो ऑन, कहां तक जोड़ना है, n तक, और टोटल वैल्यू क्या होगी इसकी, हमेशा 1 होगी। प्यारे बच्चों, कि कभी भी आपसे कहे कि कुल द्रव्यमान अनुपातिकता, टोटल मास फ्रैक्शन कभी भी पूछे किसी भी सॉल्यूशन के लिए, यानी कुल द्रव्यमान अनुपातिकता विलयन के लिए पूछे, तो कुल द्रव्यमान अनुपातिकता हमने किसके लिए निकाली है प्यारे बच्चों, एक विलयन के लिए, और ऐसे विलयन यानी ऐसे सॉल्यूशन के लिए निकाली है मास फ्रैक्शन। हमने क्या निकाली है, टोटल मास फ्रैक्शन निकाला है हमने। तो टोटल जो मास फ्रैक्शन निकाला है वो किसके लिए निकाला है, सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कितने कंपोनेंट थे आपके, n कंपोनेंट, तो उनका टोटल कितना हुआ, 1। ये प्रॉपर्टी सिंपल है, पूछी जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से। अब आपके पास क्राइटेरिया आता है प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल और देते हैं, कि जैसे हमारे पास कोई मिश्रण है, इस मिश्रण में हमारे पास 3 कंपोनेंट ले लिए जाएं, 3 कंपोनेंट, एक तो जैसे आपने मिला दिया क्या, पानी, एक मिला दिया आपने नमक, और एक आपने मिला दी है चीनी। तो आपने कितने कंपोनेंट लिए हैं इसमें, 3। ये मैंने अलग अलग कलर शो किए हैं, बाकी रियल में जो मिक्सचर होगा उसमें ये आपसे डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, यानी क्योंकि विलयन लेना है, सॉल्यूशन लेना है। जैसे हमने नंबर 1 क्या लिया है, पानी, और दूसरी चीज हमने क्या लिया है, नमक या चीनी ले लो, और तीसरी चीज आपने क्या मानी है, चीनी। वो कहता है कि जो इनका द्रव्यमान है वो ऐसे है, पानी का कभी भी केस आएगा तो वो ग्राम नहीं देगा, याद रखना प्यारे बच्चों। जैसे उसने लिख दिया 15 ml पानी लिया है उसने, और 5 ग्राम चीनी लिए उसने, और 5 ही ग्राम नमक लिया है, तो बताइए इन तीनों का द्रव्यमान अनुपातिकता क्या होगी, यानी इन तीनों का मास फ्रैक्शन कैसे निकालें। तो पहले आप लोग ध्यान दें कि जहां कहीं भी विलयन में पानी डायरेक्ट ml में आ जाए, पानी क्या आ जाए, डायरेक्ट ml में आ जाए, और पानी वर्ड के साथ आ जाए, यानी उसमें जलीय विलयन शब्द ना हो। जलीय विलयन में पानी अलग से दे दे तो बात अलग है, जलीय विलयन अकेला शब्द नहीं है। तो क्या करना है, जितने ml पानी के दे रखे हैं तो पानी के उतने ही क्या होते हैं, ग्राम होते हैं प्यारे बच्चों। ये बात याद रखेंगे, क्लियर। आगे अब हमें मास फ्रैक्शन निकालना है, तो उसको डिनोट कर देते हैं x से, और मुझे मास फ्रैक्शन किसका चाहिए, पानी का। पानी का अनुपातिक द्रव्यमान निकाल रहे हो, द्रव्यमान अनुपातिकता निकाल रहे हो, तो क्या काम करना है, पानी का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और नीचे इन तीनों का टोटल करेंगे, तो वो तीनों का टोटल कितना बनेगा, 25। 5 पे काटोगे तो 3 बटे कितना आएगा, 5, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.6। ये तो आ गया पानी का। एक और निकालना होगा, जब 3 का आ जाए तो 2 का निकालना है, तीसरे का अपने आप निकलेगा। अब मान लो मुझे निकालना है किसका, नमक का द्रव्यमान अनुपातिकता। द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा यहां, अब द्रव्यमान कितना है नमक का, 5। 5 बटे कितना, 25, तो ये कट जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है। 1 बटे कितना आएगा, 5, तो कितना आएगा 0.2। तो इसका मतलब है तीसरा अपने आप बता सकते हो उसकी भी वैल्यू कितनी है, 5 ग्राम।
तो वो भी कितना बनेगा, चीनी के लिए भी 1/5 और रिजल्ट कितना है 0.2। तो ये आपके पास टोटल क्या आ चुका है, द्रव्यमान अनुपातिकता आ चुकी है। टोटल मास फ्रैक्शन वैल्यू अगर यहां पूछ ले तो आप क्या करेंगे कि जो मास फ्रैक्शन तो आपने अलग अलग निकाल दिया, कि अगर यहां पे ये पूछ ले कि टोटल मास फ्रैक्शन बताइए, टोटल मास फ्रैक्शन यानी कुल द्रव्यमान अनुपात बताइए, तो कुल जो द्रव्यमान अनुपात होगा यहां वो हमने अभी बताया है प्यारे बच्चों, चाहे कितने भी कंपोनेंट कितने भी घटक क्यों ना हो, आंसर आपने क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इनकी, 1 होगी। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों एक सॉल्यूशन के लिए जो हमने कवर की है। इसके बाद हमारा केस क्या आता है, इसके बाद केस आता है कंपाउंड का। इसके बाद जो केस हम उठाएंगे कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए, कंपाउंड के किसके लिए उठाएंगे, मॉलिक्यूल यानी यौगिक के अणु के लिए, कि अब हमें यौगिक के जो भी अणु दिए होंगे उन अणुओं में आप क्या करेंगे, तत्व भिन्न भिन्न जो तत्व होंगे इस तत्व का क्या निकालेंगे, मास फ्रैक्शन भी यानी द्रव्यमान अनुपातिकता भी, और साथ में मास फ्रैक्शन परसेंटेज यानी द्रव्यमान अनुपातिक प्रतिशतता। ये क्वेश्चन खास है। चलिए हम बताते हैं आपको कि जैसे मेरे पास यूरिया है, यूरिया में सूत्र क्या लिखते हैं आप, NH2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या लिखा जाता है NH2। ये हमारे पास सिंपल भी दिया जा सकता है यूं, क्या लिख सकता है N2H4CO, ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का काम है तुम्हें फंसाना और तुम्हारा काम है उस जाल को काटना। अब काटने के लिए तुम्हें उस चीज का पता है तो तुम आसानी से अपने तीर और तलवार चला सकते हो। वो तीर और तलवार उसी के चलेंगे जिसने अच्छे से पढ़ाई कर करके पाना लगा रखा है, यानी तीखे कर रखे हैं तीर और तलवार। तो जैसे ही वो लक्ष्य के ऊपर दागेंगे तो टारगेटेड जरूर होगा, यानी उसे भेदा जाएगा। लेकिन अगर आपके तीर और तलवार को जंग लगा हुआ है तो मैदान फतेह नहीं होगी, क्योंकि वो बीच में टूट जाएंगे। तो अब अर्थ यही बनता है कि मेहनत परिश्रम का ऐसा फल होता है जो कोई नहीं खाता, वही खाता है जो अपनी रात की नींदों को छोड़ता है। यानी अपनी रात की नींदें छोड़ने वाला इंसान ही परिश्रम के फल का स्वाद चखता है। और वो परिश्रम कौन सी करनी है, पढ़ने वाली करनी है, पढ़ाई वाली करनी है। ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे चैट मारते रहें या कोई मूवी देखते रहें, फिर तो आपका कुछ नहीं बनना। ठीक है, चलिए कि हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, क्या बताना है यहाँ पे, कि जैसे किसी तत्व का अणु में किसी तत्व का क्या निकालना है, द्रव्यमान अनुपातिकता, कि किसी तत्व की क्या निकालनी है हमें, द्रव्यमान अनुपातिकता, कि किसी तत्व की क्या निकालने जा रहे हो आप, द्रव्यमान अनुपातिकता प्रतिशत, यानी द्रव्यमान जो अनुपात प्रतिशतता है और सीधा अनुपात है, दोनों ही बता देते हैं एक ही फॉर्मूले में। क्या करना है, पहले आपको तत्व के परमाणु देखने हैं, कि तत्व के परमाणुओं की संख्या, कि आपके पास तत्व के परमाणुओं की संख्या उस अणु में कितनी है। कि जैसे मेरे पास यहां नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो ये आ गया। उसके बाद गुणा में परमाणु द्रव्यमान, क्या लेना है, परमाणु द्रव्यमान, तो गुणा में क्या लिया जाएगा, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, और बटे में क्या लिया जाएगा, आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। और ये तो हुआ सिर्फ अनुपात, प्रतिशतता निकालनी हो तो गुणा में 100 लगा के प्रतिशत कर दीजिए। जैसे इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसको यूं लिखना है कि नंबर ऑफ एटम्स, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट,
कि उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं इनटू एटॉमिक मास। इनटू में क्या लिया जाएगा, एटॉमिक मास, और डिवाइड किससे किया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ये तो सिर्फ क्या आई है, द्रव्यमान अनुपात यानी मास फ्रैक्शन, कि जो मास फ्रैक्शन आया है, अब क्या आया है वो एक्स किसी भी एलिमेंट का क्या आया, द्रव्यमान अनुपात। प्रतिशतता निकालनी है तो इस x को आप क्या कर दीजिए, 100 लगाकर प्रतिशत लिख दीजिए। जो आंसर होगा वो द्रव्यमान अनुपात की प्रतिशतता आ जाएगी। जैसे मुझे यहां नाइट्रोजन की निकालनी है तो कैसे निकालूं मैं, नाइट्रोजन की निकालने के लिए मुझे क्या काम करना होगा, पहले मुझे यह देखना होगा कि इस यूरिया का आणविक द्रव्यमान क्या हो सकता है, एग्जाम में तुम्हें दिया भी आए कि आणविक द्रव्यमान यूरिया का 60 ग्राम प्रति मोल होता है। 60 ग्राम प्रति मोल नहीं दिया तो क्या हो सकता है, यूं भी लिखा हो सकता है 60 AMU यानी 60 एटॉमिक मास यूनिट भी लिखा हो सकता है, या डायरेक्ट यू दे सकता है, यूनिफाइड मास वर्ड भी दे सकता है। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब मुझे क्या निकालनी है, मास फ्रैक्शन परसेंटेज निकालनी है, किसकी, नाइट्रोजन की। किस में, यूरिया में। क्या काम करना है, मुझे यह देखना है कि नाइट्रोजन के एटम कितने हैं। नाइट्रोजन के एटम भाई साहब यहां हैं 2, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, और बटे में आणविक द्रव्यमान कितना है 60। पहले आप ये काम कीजिए, आगे फिर करते हैं। हमारे पास इसको और इसको काटिए, ऊपर रह जाएगा 7, मैंने 4 उड़ा दिया यहां से। 15 चौक कितने होते हैं 60। अब 7 बटे कितना है 15। अब चलते हैं 7 बटे 15 वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 100 लगा दीजिए, प्रतिशत 7 के साथ ही लिख देते हैं, तो ये बना 700 बटे 15, यानी इसको फिर काट दीजिए, 3 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा 20 पे, तो ऊपर आ गया कितना 140 और नीचे कितना है 3। इसको आप काटें तो 3 चौक 12, तो पहले किस पे गया 4 पे, फिर पीछे कितना रहा आपके पास 2, अब 20 बन गया, 3 छीक 18, फिर से कितना बच गया 2, फिर 0 लोगे 3 छीक 18, यानी यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है 46.6% होती है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट में बताओगे कि हाइड्रोजन की और कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी क्या होती है यूरिया में। अब एक पानी का केस और करवा देता हूं कि जल में भी आप प्रतिशत, पानी के अंदर पानी के अणु में हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी जा सकती है। तो क्या काम करेंगे आप, आपको जल का आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम प्रति मोल। शब्द भी हो सकता है, यूनिट होती है ये, AMU भी हो सकता है और U यूनिफाइड मास भी हो सकता है। आपको निकालना है, क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान अकेले का कितना होता है 1, और बटे में कितना आएगा 18, किस पे जाएगा 9, तो 1 बटे कितना हुआ 9। अब प्रतिशतता निकालनी है मुझे, तो क्या लिखूंगा मैं 100 और क्या लगा दूं परसेंटेज, तो 100 बटा 9 कितना आएगा 9 एकम 9, फिर से 1 9 एकम 9, तो 1 पे जाएगा 9 पे नहीं प्यारे बच्चों, 1 पे लेके जानी है, डिवाइड 9, ये 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 1 और क्या लगा दो प्रतिशत, यानी 11.11, यानी 11.11 कभी नहीं बोला जाता, इसे 11.11 बोला जाता है। 11.11 दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनको सेपरेटली काउंट करेंगे हम, याद रखना। तो इसे 11.11 कभी नहीं बोला जाता, 11.11 बोला जाता है। तो या हो सकता है ये दे दें 11.11 और क्या आगे प्रतिशतता। जब 1 की निकल जाए, इसमें 2 ही बंदे हैं, दूसरे की हम निकालना चाहते हैं, तो दूसरे की जब भी निकालो तो 100 में से पहले की घटा दो, तो 100 माइनस परसेंटेज किसकी निकाल दो, दूसरे की। दूसरा कौन है हाइड्रोजन, तो ये परसेंटेज किसकी आ जाएगी, ये प्रतिशतता किसकी आ जाएगी
ऑक्सीजन की। तो जल के अणु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है, यानी बाय मास फ्रैक्शन से निकाली जाएगी तो कितनी होती है 100 माइनस 11.11। तो रिजल्ट क्या बचा, जैसे क्या 0 0 लगाओगे तो क्या आएगा, पहले आपके पास 0 और 0 है तो ऊपर 10, 10 में से 1 गया 9। अब आगे से क्या है, जब हमने कैरी किया है तो वहां कितना रह चुका है 9, तो वहां कितना आएगा आपके पास 8 डेसिमल। अब इस पॉइंट पे कितना है 99 और यहां कितना है 11, क्योंकि एक तो जा चुका है, अब 99 रहा है तो कितना बचा 88। तो 88.89%। ये क्या हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ऑक्सीजन की। तो हमारे पास 11.11 और 88.89% किसकी होती है, ऑक्सीजन। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा सेशन। ये आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो समझ आएगा, वरना आपके बस का सौदा नहीं रहेगा जब तक आप इस पे फोकस नहीं करोगे। ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको +1 और +2 का भी साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत उसमें भी पल्ले पड़े। तो वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।